अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सीटेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके टेट के लिए और सीटेट के लिए दोनों जो है हेल्पफुल होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगाने वाले हैं आज हम 20 प्रश्न। कितने प्रश्न? तो 20 प्रश्न आज हम यहाँ पर जो है लगाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज का अपना पहला प्रश्न है जो कि सीटेट एग्ज़ाम, टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21। ये 21A, तो डी विकल्प को हम लॉक करेंगे। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये एनसीएफ 2005 के लिए, एनसीएफ 2005 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है अनुच्छेद 21A में। तो क्लियर? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो लॉक करिए अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 2 है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो लॉक करिए ए ऑप्शन को, सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत से संबंधित है एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि बच्चों का जो विकास होता है समाज में रहकर होता है। समाज में रहकर बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और वो सीखते हैं, तो इसलिए एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है। और बात की जा रही है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है, कब बनता है? क्वेश्चन है कि कब बनता है। परिपक्वता के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है, जब थकान होती है तब बनता है, अभिप्रेरणा के कारण होती है, अभिरुचि के कारण होता है। तो अधिगम में जो पठार बनता है वो होता है थकान के कारण। कैसी थकान? अधिगम में कैसा थकान? क्वेश्चन होता है माइंड में कि अधिगम में कैसा थकान। जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो सीखने की जो गति होती है कभी वो तीव्र होती है, कभी वो मंद होती है, ठीक है। जब तीव्र होती है तो अधिगम का वक्र तेजी से चलता है, और जब मंद होती है तो अधिगम का वक्र मंद होता है। तो इसलिए अधिगम में सीखने की जो तीव्रता होती है, मंदता होती है, वो किसी की एक समान नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए जो है अधिगम में थकान के कारण जो है पठार बनता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। तो मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, ठीक है। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो देखिए हमें मानसिक आयु तो मिल गया कि मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो इसका मतलब कि इसकी जो है वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, ठीक। तो उसकी हमें ज्ञात करना है IQ, यानी कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या है? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्लियर है? ए इसका सही सूत्र है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो हम यहाँ पर लेंगे IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है भाई? मानसिक आयु कितनी है? तो हमें मिल गया 8 वर्ष। हम 8 को ऊपर कर देंगे। वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष है। 5 को नीचे कर देंगे, इंटू हो गया 100। अगर 5 को हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार, ठीक है। कितनी? तो 20 बार। यहाँ पे 20 हो गया। और 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, कितना हो जाएगा? 160। 20 8 में 160 हो गया। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि बराबर कितना हो गया? 160 हो गया। क्लियर? बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160 हो गई। प्रश्न नंबर 5 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। थोड़ा सा इसको बहुत मोटा हो गया।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? तो 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है क्या, सॉरी, पहली संवेदीगामक अवस्था जिसको इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था। तो हमें क्या ढूंढना है? दूसरा ढूंढना है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी किसी विकल्प को हम लॉक कर देंगे। क्लियर? प्रश्न नंबर 6 है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? क्वेश्चन पॉजिटिव, तो आंसर क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। अगर आप हमारी निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो देखे होंगे तो आप जो है 100% सेटिस्फाइड होंगे और जो है क्वेश्चन को लॉक करेंगे एकदम बेहतरीन। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी, बी वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपयुक्त सभी। लॉक करिए डी विकल्प को, उपयुक्त सभी होगा कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर आपका शारीरिक विकास, शारीरिक भी कोई अस्वस्थता है तो ये आपका वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सभी जो है आपको प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः भूल जाने, पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो बी स्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बी स्मरण कहलाता है। क्योंकि किसी चीज़ को जब हम सीखते हैं और बाद में जब उसको हम ट्राई किए तो जब उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, जब भूल जाते हैं, याद करते हैं तो हमें लगता है नहीं ये तो इसका कुछ पॉइंट हमने भूल गए, तो आपका कहलाता है बी स्मरण कहलाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 8 है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है कहा जाता है। अगर व्यवहार में आपके स्थायी परिवर्तन दिखता है, कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? सीखना कहते हैं, क्रिया करना, सोचना, कल्पना करना। ये विकल्प लॉक कर दिए। सीखना ही क्या है? अधिगम है। अधिगम क्या है? जो आपके व्यवहार में दिखता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं, उसी को सीखना कहते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 9 है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है क्या? आवश्यकता का सिद्धांत का कहा जाता है क्या? एक बार आप कमेंट करिए, आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है क्या? तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। और आवश्यकता के सिद्धांत में इन्होंने 5 चरण बताए। कितने? 5 चरण बताए। कौन कौन से बताए? जरा बताइए आप लोग कौन कौन से बताए। तो एक ट्रिक है यहाँ पर, सासू आई सांस आई। ठीक है, सासू आई सांस आई। ठीक। सा का मतलब क्या होता है? सा का मतलब क्या होता है? सामाजिक आवश्यकता। सा का मतलब क्या होता है? सामाजिक आवश्यकता। ठीक, आप लोग नोट कर लिए। सा का मतलब सामाजिक आवश्यकता। सु का मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है। आ यहाँ पर हमने ले लिया है आवश्यकता के लिए। ठीक, आ ले लिए हैं यहाँ पर आवश्यकता के लिए। सा का मतलब सामाजिक आवश्यकता और सु का मतलब यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता। और इस सा का मतलब क्या है? इस सा का मतलब क्या है? सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, हिस्सा का मतलब क्या है? सम्मान की आवश्यकता। और बताइए आप? समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता हो गया और आत्मानुभूति की आवश्यकता। ये सारी मतलब 5 आवश्यकताएं जो है शारीरिक आवश्यकता। सा का मतलब शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, तो ये 5 आवश्यकताएं जो है आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जिसको किसने दिया? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत आती है। क्लियर? तो ये जो है बहुत ये छोटा सा ट्रिक है जो आप समझने के लिए, कि अगर 5 आप याद नहीं कर सकते हो तो बस थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। ठीक, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति की आवश्यकता। इसको आप चाहो तो पहले लगा सकते हो। सामाजिक आवश्यकता क्योंकि इससे बड़ा होता है, सुरक्षा की आवश्यकता
क्या है, आवश्यकता के अंतर्गत आ जाता है। सम्मान की आवश्यकता, ठीक। और यहाँ पर क्या है, आत्मानुभूति की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 10 है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या करता है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, आत्मबोध को सरल बताएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि सरल और कठिन कुछ नहीं होता, जब भी आ जाएगी अधिगम सरल ये होता है, कठिन होता है तो वो काट दीजिए फटाफट, और निगेटिव होता है। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, बुनियादी स्तर का मतलब प्राथमिक स्तर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्योंकि जो मातृभाषा में शिक्षा होती है वो उसके घर की भाषा होती है, माता पिता की भाषा होती है, परिवार की भाषा होती है। तो उस जो है भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा अगर आप बच्चों को देंगे तो उससे वो जल्दी समझ जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या हैं, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 1 से 5, यानी कि 1 से 5 का बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्लियर। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव आंसर है वो है डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 है कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट। हो सकता है कि अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब ए और बी में देखना है कि अच्छी लिखावट या फिर लेखन में से स्पष्टता। तो देखिए आप अच्छा लिख दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव है कि हाँ अच्छी लिखावट होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बी विकल्प की लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हैं, कितना भी अच्छा लिख रहे हैं, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, लेकिन क्या लेखन में स्पष्टता है, स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे रहा है क्या, तो इसलिए यहाँ पर बी विकल्प लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे भैया, लेके छड़ी पिटाई कर देंगे क्या, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। देखो बच्चा क्या है, बच्चा आपके विद्यालय में आता है, मतलब आ रहा है, विद्यालय में आपके बच्चा आता है, देर से आ रहा है, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है बच्चों को क्या करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। क्या आए क्वेश्चन, क्या पॉजिटिव आंसर क्या लगाएंगे भाई, पॉजिटिव लगाएंगे ना। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बच्चा आपके पास आया तो आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, तो ये आपका निगेटिव आंसर है, ये तो कट गया। बी उसे दंड देंगे। मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को दंड नहीं देना, जब भी बच्चों को दंड देने की बात है स्कूल से बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, निगेटिव हैं। उसको कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो कट गया। सी विकल्प की कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्यों लेट आता है, कहीं उसकी साइकिल तो ख़राब नहीं होगी, है ना, कहीं उसको रास्ते में कोई समस्या तो नहीं आ गई, तो कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 13 है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आंसर। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। मैंने पहले भी बताया कि व्यावसायिक कुशलता की बात की जाए, व्यवसाय के द्वारा हम शिक्षा को दे थोड़ी न रहे हैं, ग्रेड के माध्यम से शिक्षा ऐसी परीक्षा करा रहे हैं, तो ये तो आपका कट जाएगा। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता विकास करना हो सकता है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। अगर परीक्षा की बात की जाए कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, आप फटाफट याद करा दीजिए, कंठस्थ करा दीजिए, रटवा दीजिए कि बस परीक्षा तक आप इसको पढ़ लीजिए, परीक्षा हो जाए तो चाहे भूल जाओ, कुछ नहीं। कि बच्चों को, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के लिए तैयार नहीं करना है। ठीक, तो ये भी आपका कट जाएगा। आपका बचता है डी और बी। तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, डी विकल्प लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को हमें इस योग्य बनाना है कि अपने और व्यवहारिक जीवन में सफल हो जाए, तो इसलिए डी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। और जब व्यवहारिक जीवन उनका अच्छा रहेगा तब विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास जरूर होगा, तो इसलिए डी विकल्प लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि आपको शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को कोई विद्यार्थी एक बधाई पत्र दे रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्या, नहीं आ गया निगेटिव करिए, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए कहेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। अगर बच्चा आपको बधाई पत्र दे रहा है, ठीक है,
तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उन्हें बदले में शुभकामनाएं दे देंगे क्या हैं? तो यहाँ पर बी विकल्प लॉक हो जाएगा कि उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 15 है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? किसी छात्र की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति होती है क्या? ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता? तो ईमानदारी होती है। अगर बच्चा ईमानदार रहेगा तो वो समाज में भी ईमानदारी का परिचय देगा। तो इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है ईमानदारी। ठीक। प्रश्न नंबर 16 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? इसका मतलब कि बच्चा क्या है भैया? बच्चा क्या है? 11 से ऊपर है ना? 11 से ऊपर बच्चा बड़ा है तभी तो परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो इसका मतलब कि वो क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तरफ है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तरफ है कि परिकल्पनाओं पर, समस्याओं पर विचार कर सकता है। क्योंकि मूर्त में क्या होता है? बच्चा थोड़ा छोटा होता है, पूर्व में और छोटा, इंद्रिय में तो कुछ भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। प्रश्न नंबर 17 है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। हमें जैसे वातावरण मिल जाए, जैसे देश वैसे बेश, हम जैसे जहाँ जाएं अपने को उसी में ढाल लें, उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 18 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है भाई? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है ना, वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। प्रश्न नंबर 19 है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह की बात की जा रही है। ठीक है, कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, गलत है। ठीक है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बुद्धि का मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक। प्रश्न नंबर 20 है कि एक बच्चा ... से ग्रस्त है। वह सा और वाज, क्योंकि इसका आवाज सा का उल्टा कर दो तो वाज ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक ही हो गया। ठीक है, अनक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है भाई, बताना है कि वो बच्चा किससे ग्रस्त है। जो सा और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा है, क्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो किससे ग्रस्त है? शब्द विकार से उसको समझ नहीं आ रहा है क्या? डिस्थीमिया से, डिस्ग्राफिया से, या फिर डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार। उसको लिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, लिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, उसको पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहा है। वाज और सा उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर वाज और सा उसको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहा है ना कि वाज है कि सा है। लिखने में तो कोई दिक्कत यहाँ पर हो नहीं रही, तो इसलिए ये डी विकल्प लॉक हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।